हेलो गाइस, अगर हम एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जिसमें इकोनॉमिक पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो देखते हैं फ्यूचर कैसा होगा। तो आज की वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि पुराना ओल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा है, वो किस चीज़ पे बेस करता है, क्या ये आगे जाके चेंज होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। गाइस, कम्युनिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसमें हर बंदा अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करता है और बदले में उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं। जस्ट लाइक वी कैन से फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। कम्युनिज्म इस चीज़ पे स्ट्रेस करता है कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दीज मस्ट बी ओन्ड बाय द स्टेट एंड ऑल ऑफ द वेल्थ मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मैसेज। जबकि दूसरी साइड पे कैपिटलिज्म हमेशा प्रेशराइज करता है दैट ऑल ऑफ द वेल्थ मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स और द बिजनेसमैन। अगर कम्युनिज्म की तरह इसकी डेफिनेशन क्रिएट की जाए, वी कैन जनरेट अ डेफिनेशन दैट फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। लाइक जिसके पास जितना पैसा है, जितना कैपिटल है, उसको उतना ही और दिया जाएगा। दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म और पुराना इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन्हीं दो स्कूल्स ऑफ थॉट पे बेस करता था। दिस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब सिस्टम्स। इसमें पहला हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है जिसमें सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन। एंड द सेकंड वन इज़ नॉर्थ ईस्ट जिसमें हमारे पास सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिस्ट थे एंड द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ ईस्टर्न यूरोप। इसी तरह द साउथ सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। And obviously, this system was only favorable for the advanced countries. Similarly, there was uneven growth of economies among the nations और ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ नेशनलिस्ट था जो कि कुछ नेशंस को फेवर करता था। Because friends, this thing can also be discussed कि 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं बट दे रिसीव लेस दैन 5% ऑफ फाइनेंस क्रेडिट क्रिएटेड बाय IMF। इसी तरह they have 1/3 of voting power in international organizations just like World Bank and IMF. So guys, ये वजह बनी for the demand of a new international economic order. एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सारे का सारा कैपिटल, सारे का सारा प्रॉफिट नॉर्थ वेस्ट सिस्टम को और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ को जाता है और जबकि दूसरी साइड पे साउथ सिस्टम जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं लाइक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, दे आर जस्ट एक्सपोज टू कंप्लीट इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी। इसलिए उन कंट्रीज़ ने ये डिमांड की कि उनके लिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप होना चाहिए। दे विल फॉलो द इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ देयर ओन चॉइस। At that moment, it was the need of the hour that a new strategy must be designed to bridge the gap between the North rich and South poor state. Guys, इस गैप को कम करने का वाहिद हल ये था कि इन लो कंट्रीज़ में, साउथ पोर कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को और सोशल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ GNP पर कैपिटा कि उनका GNP पर कैपिटा उतना होना चाहिए जितना कि एडवांस कंट्रीज़ का है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड कनाडा। बिल्कुल इसी तरह इन साउदर्न पुअर स्टेट्स में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो कि होती है अटेनमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनानी चाहिए, इस सिस्टम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड इक्वलिटी। इसी तरह सोशल डेवलपमेंट इट वाज इक्वेटेड विद अर्बनाइजेशन, मोबिलाइजेशन, सोशल इंटीग्रेशन एंड हैप्पीनेस। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ लोग खुश भी हों, सेटिस्फाई भी हों और उनकी ओवरऑल प्रोग्रेस भी ऑब्जर्व की जा सके। अगर हम इन सब में इस्लामिक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करें दैट व्हाट डज इस्लाम सेज अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, वी कम टू नो अबाउट मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इट क्रिटिसाइजेज द कैपिटलिस्टिक अप्रोच। ये फोकस करता है एथिक्स पे, जस्टिस पे, इक्विटी पे और ह्यूमन वेलफेयर पे। गाइस, टू द वर्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर we can say that Islamic approach is somehow similar to communism or socialism, as in this way it is also supporting the human welfare just like communists support the human society. But still ये बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स में कम्युनिज्म से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्ट्रेस करता है वक्फ के ऊपर, like in which we have donated our property, our assets, our capital for the welfare of society. इसी तरह ये स्ट्रेस करता है एथिकल इन्वेस्टमेंट पे, बियॉन्ड मार्केट इकोनॉमी पे। For the reference, I would like to suggest the book Economic and Economic Policies by Muhammad Ayub. It represents the Islamic perspective on economics.
Similarly, Islam focuses on the concept of zakat, in which the wealth is distributed to the poor ones and taken from the wealthy ones. Somehow, the demand of Asian countries and third world countries is also similar to the concept of Islam, as they demand the transfer of technology, the transfer of capital, the transfer of goods from advanced countries to non-advanced countries. गाइस, अगर यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं दैट इस्लामिक वर्ल्ड इज़ 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, और ये सारी दुनिया के लिए 50% से ज़्यादा वर्ल्ड ऑयल प्रोड्यूस करता है। Deposits across various regions. These include the Red Sea Hills, the Nuba Mountains and Darfur. इसी तरह अगर हम सऊदी अरेबिया को देखें तो ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। Similarly, it is maintaining account for more than 40% of world's export. But still, the total GNP of Islamic world per capita is 7% only. Friends, there are many way forwards which are available for the Islamic world, जिसके ज़रिए ये लोग अपनी बॉन्ड को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। And they have taken some good initiatives in the past. मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कुछ ट्रेड पैक्ट्स जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ के दरमियान साइन हुए। For example, the free trade agreement between Turkey and Pakistan, which is benefiting both nations. Following this, SAM, Single African Arab Market, which is also benefiting both of the African and Asian countries. Friends, there are some means through which a new international economic order can be achieved. कुछ रास्ते हैं जिनको फॉलो करते हुए एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अचीव किया जा सकता है। And many countries are adopting those means to become superpower and to change the economic system of the world. I would like to cite the example of Russia and China as their trade agreements are a good example. Guys, इन means में सबसे dominant है foreign trade, जो कि नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ को साउथ कंट्रीज़ के साथ करनी चाहिए in order to enhance the development of these south countries and to maintain an international economic order. The second one is agriculture and industry. नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज़ में जिस तरह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता है, वैसे ही वेज, वैसे ही मेथड्स दीज मस्ट बी अप्लाइड इन साउथ कंट्रीज़ टू। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर in which both of the opponents can bridge the gap between themselves is the decision making. जितना डिसीजन मेकिंग की पावर, जितना डिसीजन मेकिंग का हक नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ को दिया जाता है, उतना ही साउथ वेस्ट को दिया जाना चाहिए। They must have more voting power in the decision makings of the world. All of these ways can lead to the development of the new international economic order, which is not more far away from the achievement. Guys, this was all from today's video. Kindly like and subscribe my channel.